हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 और ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें मैंने काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया है और ऐसे वीडियोस मैं आप तक आगे भी लेकर आता रहूँगा। ये वीडियो ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम है मानव और अगर आप मुझे चाहें तो सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क एंड टैंक्स तक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं वाई टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड से। बिकॉज किंग बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में भी हम जान चुके हैं कि जो राजा होते थे वो मंदिर के थ्रू अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया करते थे। वो बताया करते थे कि वो कितने क्लोजेस्ट हैं, कितने उनके क्लोजेस्ट रिलेशन हैं। वो प्रिटेंड करते थे कि वो गॉड के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। लेकिन ये एक बात हो गई। आप ये सोचिए कि उस राजा पर अगर कोई दूसरा राजा हमला करता रहा होगा तो उसकी वैल्यू को, उसकी पब्लिसिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए राजा क्या करता रहा होगा। सीधी सी बात है, अगर राजा जुड़ा हुआ था उन मंदिरों से तो एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करने के साथ साथ जो उसका मंदिर होता था उसे भी नष्ट कर दिया करता था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। इसके साथ साथ वो वहाँ पर लूट भी कर दिया करते थे। In the early 9th century, when the Pandyan king Shrimar Srivallabh invaded Sri Lanka and defeated the king Sena I, 9th century में पंड्यन किंग थे एक जिनका नाम था श्रीमारा श्रीवल्लभ। इन्होंने श्रीलंका पर किया हमला और उसके बाद वहाँ के राजा सेना वन को उन्होंने वहाँ पर हरा दिया। अब ये जो सेना वन थे ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे। अब इन पर अटैक होने के कारण इनके ही दरबार में एक क्रॉनिकलर था, क्रॉनिकलर जो कि इवेंट्स बताता है। इसका नाम था धम्म भक्ति। इसने कहा है, इसने नोट करवाया है, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स। जो राजा हमला किया था उसने सारे के सारे वैल्यूएबल्स वहाँ से रिमूव कर दिए। वहाँ से एक बुद्ध का स्टैचू जो कि एंटायरली गोल्ड से बना हुआ था उसे वहाँ से उठा लिया। ये कहाँ पर रखे हुए थे? जैवल प्लेस में। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनास्ट्रीज। इसी के साथ साथ जो दूसरी गोल्डन इमेजेस थी उसे भी सीज कर लिया गया। तो ये एक मेजर ब्लो था सेना वन के लिए। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ सेनालीज रूलर हैड टू बी अवेंस्ड। अब जब ये ब्लो सेना वन को लगा तो उसके बाद जो अपकमिंग रूलर था सेनालीज रूलर सेना 2। सेनालीज ये डायनेस्टी है जो कि श्रीलंका में रूल किया करती थी। तो जो सेना 2 है इसने इनवाइट किया मदुरई को जो कि कैपिटल थी पंड्याज की। ये वही पंड्याज हैं जिन्होंने सेना वन पर हमला किया था। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर ने ये बताया है कि इस एक्सपीडिशन में, इस हमले में वहाँ पर जो सेना 2 था उसने पूरा का पूरा एफर्ट लगा दिया था कि वो खोज सके उस गोल्ड स्टैचू को, उस बुद्धा के गोल्ड स्टैचू को और वहाँ से रिस्टोर कर सके। ऐसा ही एक मिलता जुलता एग्जाम्पल हमें मिलता है 11th सेंचुरी में, जहाँ पर चोल किंग राजेंद्र वन बिल्ट अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल एंड ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैचूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर। 11th सेंचुरी में राजेंद्र वन ने एक शिव मंदिर बनवाया जहाँ उस रूलर ने पूरा का पूरा उसे फिल कर दिया था उन सारे आइटम्स से जो उसने दूसरे किंगडम्स पर अटैक करके लूटे थे। अब इसमें क्या है? एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, मतलब यहाँ पर एक लिस्ट है जो कि पूरी नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें पता चली हैं वो क्या था? अ सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्यास। अब भैया ये सन पेडिस्टल क्या है? तो आपने देखा होगा मूवीज़ में जिसमें राजा बैठता है, सिंहासन बोलते हैं जिसे हम, तो उस सिंहासन को हम बोलते हैं पेडिस्टल। और ये सन पेडिस्टल था, मतलब इसमें कुछ आकृति थी जो कि सूर्य से मिलती जुलती थी। ये चालुक्यास डायनेस्टी का था। A Ganesh statue and several statues of Durga, a Nandi statue from Eastern Chalukyas। जो ईस्टर्न चालुक्यास थे उनके यहाँ से एक गणेश स्टैचू, कई दुर्गा जी की मूर्ति, ये भी उन्होंने सीज की थी। इसी के साथ साथ उन्होंने और क्या सीज किया था? एन इमेज ऑफ भैरव एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंग्स ऑफ उड़ीसा। जो उड़ीसा में कलिंग है वहाँ से भी इन्होंने एक इमेज सीज की थी भैरव की और भैरवी की। ये एक फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा है। एंड अ काली स्टैचू फ्रॉम द पाल्स ऑफ बंगाल। और इसी के साथ साथ एक काली जी का स्टैचू भी चुराया था जो कि ऑब्वियसली बंगाल से होगा क्योंकि वहाँ पर काली की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। एक और एग्जाम्पल गिवन है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कॉन्टेम्परेरी ऑफ राजेंद्र वन।
During his campaign in the subcontinent, he also attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. जो सुल्तान महमूद था गजनी का, जिसे गजनी भी कहा जाता है, महमूद गजनी, ये कॉन्टेम्परेरी था, मतलब राजेंद्र बन के टाइम पर पैरेलली उस वक्त भी इसका रूल हुआ करता था। इसके कैंपेन में इसने कई जगह पर इंडिया का सब कॉन्टिनेंट पर अटैक किया, कई राजाओं को हराया, और जैसे ही वो उन राजाओं को हराता था उनके मंदिरों में वो लूट कर देता था और वहाँ का सारा धन और जो आइडल्स मूर्ति होती थी वहाँ से चुरा लेता था। Sultan Mahmud was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. सुल्तान महमूद, इसे इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई थी, इसे इतना इम्पोर्टेंट रूलर नहीं माना जाता था, लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने मंदिरों पे हमला किया और स्पेशली जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में उस पर हमला किया, तो ये एक इस्लामिक हीरो बन गया क्योंकि इसने बहुत सारे मंदिरों को उस वक्त ध्वस्त किया था। In the political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might and military access by attacking and looting the places of worship of the defeated ruler. तो जो मिडिल एजेस होती थी वहाँ पर जो पॉलिटिकल कल्चर था वो एक ऐसा डेवलप हो चुका था कि जो रूलर्स होते थे वो अपनी पावर तभी दिखाते थे या उनकी पावर तभी शो होती थी जब वो अटैक किए गए रूलर्स की प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय करें और उसे लूट करें और वहाँ का जो सामान है उसे भी वहाँ से सीज कर लें। चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स को। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो मुगल्स थे उनके अंडर में जो आर्किटेक्चर था ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये कुछ नेगेटिव वे में होगी। दरअसल यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे फ्यूज़न किए थे, कुछ इस तरह से लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर को मिला दिया था कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने निकल के आई, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर निकल कर सामने आया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली जो शाहजहां थे ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में। In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens. अब जो बाबर है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बताया हुआ है कि उनका इंटरेस्ट गार्डन्स को लेकर कैसा था और क्या उनके इंटरेस्ट थे उनकी प्लानिंग को लेकर और लेइंग को लेकर। इसी के साथ साथ वो गार्डन जो बनाया करते थे दे वर प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर बाय आर्टिफिशियल चैनल। यहाँ पर आप इस इमेज को देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ये जो लोग काम कर रहे हैं ये एक गार्डन में काम कर रहे हैं। अब ये गार्डन कैसा है? सबसे पहले ये जो गार्डन है ये एक 4 दीवारी के अंदर बंद है। अब वो पीस ऑफ लैंड जहाँ पर उन्हें बनाना है वो उसे 4 पार्ट में स्प्लिट कर दिया करते थे। एक चैनल बीच से बनाते थे और एक चैनल अक्रॉस बनाते थे और ये चैनल एक आर्टिफिशियल चैनल होता था जहाँ से पानी जाया करता था। इस पूरे गार्डन को यहीं से पानी मिला करता था। नाउ दीज गार्डन वर कॉल्ड चहर बाग। अब आप इसे चहर बाग कहेंगे लेकिन ये एक्चुअली 4 बाग है जिसे 4 गार्डन्स कहा जाता है। These garden were called 4 बाग, 4 garden because of their symmetrical division into quarter। अब अभी आप देख चुके हैं कि इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। Beginning with Akbar, some of the most beautiful 4 bags were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir। ये जो 4 बाग हैं इसे इंट्रोड्यूस किया था बाबर ने, लेकिन इसकी बिगनिंग किसने की थी? इसकी बिगनिंग की थी अकबर ने। इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर जहांगीर ने और शाहजहां ने कई सारे 4 बाग बनवाए। शाहजहां ने बनवाया था कश्मीर और आगरा एंड दिल्ली में। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अब यही वो एक टाइम था अकबर का जहां पर काफ़ी सारे इनोवेशंस हो रहे थे, काफ़ी अच्छे से आर्किटेक्चर डेवलप कर रहा था। फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। यहाँ पर ये जो आर्किटेक्चर था ये दूसरों से हटके था। क्या हुआ था हिस्टोरिकली जो हमारे इंडिया में जो भी कंस्ट्रक्शन होते थे ये कैसे होते थे? ये आपने देखा होगा मंदिर वगैरह होते थे या दूसरी चीज़ें होती थी, लेकिन यहाँ से कुछ नया निकल कर आ रहा था सामने। अब कुछ नया निकल कर सामने आ रहा है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो इन्हें मिली ही होगी। तो जो अकबर के आर्किटेक्ट थे इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी सेंट्रल एशियन एंसेस्टर
तैमूर के टॉम्ब्स से। आपको पता होगा अकबर के एंसेस्टर बाबर थे और बाबर के एंसेस्टर कौन थे? तैमूर थे। फादर साइड से वो बिलोंग करता था तैमूर से और मदर साइड से वो बिलोंग करता था गेंगिस खान मीन्स चंगेज़ खान से। तो यहीं से इंस्पिरेशन ली गई थी इन सारे टॉवर्स को बनाने की, इन सारे आर्किटेक्चर को बनाने की। द सेंट्रल टॉवरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे बिकेम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सेंटर में आप देखिए आगरा में जो ताजमहल है उसमें जो सेंटर में डोम बना हुआ है ये कितना ज़्यादा बड़ा होता है और इसके बीच में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा भी होता है। इसमें आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा गुंबज है, बहुत बड़ा डोम है और इसका जो गेट है वो नॉर्मली कंपेयर टू इंडियन आर्किटेक्चर काफ़ी बड़ा है। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर था ये विजिबल कहाँ से हुआ? हर एक चीज़ सबसे पहले होती है, लेकिन हमारे इंडिया में ये सबसे पहले विजिबल कहाँ पर हुआ? ये सबसे पहले देखा गया हुमायूं टॉम्ब में। द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चहारबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइजेस और हस्ट बेहेस्ट। इसे ऐसे समझिए कि जो टॉम्ब था इसे प्लेस किया गया था 4 बाग के अंदर, मतलब सबसे पहले 4 बाग बने हुए हैं, 4 बाग के अंदर ये बिल्डिंग बनाई गई है। अब ये जो डोम है ये सबसे ज़्यादा सेंटर में है और इसे सराउंड किया हुआ है 8 रूम्स ने। इन 8 रूम्स को कहा जाता था 8 पैराडाइसेस या फिर हस्ट बेस्ड। ये बना कैसे होता था? ये बिल्डिंग जो है ये बनी हुई होती थी रेड सैंडस्टोन से और जिसकी एजेस बनी होती थी वाइट मार्बल से। अब बढ़ते हैं आगे। It was during Shah Jahan's reign that the different elements of the Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. शाहजहां का जैसे ही टाइम आया, उनका कार्यकाल शुरू हुआ, वहाँ पर उन्होंने मुग़ल आर्किटेक्चर के बहुत सारे एलिमेंट उठाए और उन्हें एक साथ फ्यूज़ कर दिया, मतलब कई सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक नया आर्किटेक्चर डेवलप किया, उसे बहुत ही हारमोनियस वे में एक दूसरे से मिलाया था। His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. इनके रेन में जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई थी वो हुई थी आगरा में और दिल्ली में। शाहजहां ऑडियंस वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल अ मॉस्क। जो शाहजहां के ऑडियंस हॉल होते थे, एक मिनट, इसके ऊपर वाली लाइन यहाँ पर ये गिवन है कि द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस वर केयरफुली प्लान्ड। जो सेरेमोनियल हॉल होते हैं, अब आप समझ सकते हैं 2 तरीके के सेरेमनीज होती हैं। पहली तो एक ऐसी सेरेमनी होती है जिसमें अपने प्राइवेट लोग, जो अपने क्लोज लोग होते हैं वो होते हैं, और दूसरी होती पब्लिक सेरेमनी जहाँ पर सारी जनता इकट्ठी होती है। जो प्राइवेट ऑडियंस थी इसे कहा जाता था दीवाने खास। इन्हें काफ़ी केयरफुली प्लान किया जाता था। प्लेस्ड विद इन अ कोर्टयार्ड, दीज कोर्ट वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चेहल सुतून या फिर 40 पिलर्ड हॉल्स। ये जो कोर्ट होते थे ये काफ़ी बड़े होते थे और इन्हें स्पेशली कहा जाता था चेहल सुतून या फिर 40 पिलर्ड हॉल। अब आप इससे ये काउंट मत करिएगा कि यहाँ केवल 40 पिलर ही होते थे, लेकिन हाँ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे यहाँ पर 40 पिलर्स ही होते थे। लेकिन आप ये सोचिए कि जो आपका रूम है वो 4 पिलर से बना होता है, तो इनके कोर्ट यार्ड में 40 पिलर लगे होते थे, 40 पिलर लगे होते थे, तो ये कितने बड़े रहे होंगे। नाउ शाहजहां's audience halls were specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as Qibla, the direction faced by Muslims at prayer. जो शाहजहां की ऑडियंस हॉल है उसे कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो एक मस्जिद से, एक मॉस्क से रिजेंबल करे, वो उससे मिलती जुलती दिखाई दे। इसके बाद जो पेडेस्टल था, पेडेस्टल मतलब सिंहासन, उसे जिस जगह पर रखा जाता था उसे किबला कहा जाता था। अब किबला क्या है? किबला वेस्ट डायरेक्शन को कहा जाता है क्योंकि इसी ओर है मक्का मदीना, जहाँ पर हमारे मुस्लिम ब्रदर उस डायरेक्शन की ओर फेस करके अपनी नमाज को अदा करते हैं। Since everybody faced that direction when court was in session, the idea of the king as a representative of God on the earth was suggested by architectural features. पहला तो ये आइडिया जो था
ऐसे कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स को डेवलप करना था। ये तो आप समझ गए होंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड दिखाई दे। जब भी यहाँ पर सेशन चलता था तो जो सारे के सारे मुस्लिम होते थे वो वेस्ट की ओर फेस किया करते थे, और इससे एक फील्ड डेवलप होती थी, एक माहौल डेवलप होता था जिससे शाहजहाँ को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ समझा जाए। आगे बढ़ते हैं। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वॉज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहाँ इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन रेड फोर्ट एट दिल्ली। दो चीज़ें समझने लायक हैं, पहला है रॉयल जस्टिस और दूसरा इम्पीरियल कोर्ट। रॉयल जस्टिस मतलब जहाँ लोगों को न्याय दिया जाए, और इम्पीरियल कोर्ट मतलब जो राजा है उसके दरबार में रह रहे लोग जो राजा के काफ़ी करीब हैं। अक्सर क्या होता था कि इससे पहले की जो डायनेस्टीज थी वहाँ पर इनके जो रिलेशंस होते थे वो इतने अच्छे से नहीं चलते थे। क्यों नहीं चलते थे? आप खुद समझिए कि जब कोई व्यक्ति राजा का करीबी होगा तो कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा होगा, कुछ ना कुछ क्राइम कर रहा होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती थी राजा के पास कि या तो वो सच्चाई का साथ दे और अच्छे से जस्टिस प्रोवाइड करे और उस अपने करीबी से दुश्मनी कर ले, या फिर वो जस्टिस को फॉलो ना करे और उस करीबी का साथ दे। लेकिन शाहजहाँ के टाइम पर इस पर काफ़ी फोकस किया गया कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी अच्छे से चलता रहे। नाउ बिहाइंड द एम्प्रेस थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पितृदुरा इनलेस दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द लूट। अब इसी के साथ साथ जो एम्परर का थ्रोन था उसके पीछे पितृदुरा इनलेस थे, मतलब वहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई थी एक ग्रीक गॉड की। इन ग्रीक गॉड का नाम क्या था? ऑर्फियस था। और इनकी जो इमेज बनाई गई थी वो बनाई गई थी वीणा को बजाते हुए, ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। इट वॉज बिलीव्ड दैट द ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली। ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्फियस का म्यूजिक है ये बहुत बड़े बड़े राक्षसों को, बहुत बड़े बड़े जानवरों को शांत कर सकता है और एक साथ वे सभी रह सकते हैं। ऐसी पावर थी ऑर्फियस के म्यूजिक में। The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate the king's justice would treat high and low as equal, creating the world where all could live in the harmony. जो शाहजहां का ये जो हॉल था, जस्टिस हॉल, यहाँ पर पूरा फोकस होता था शाहजहां का कि वो अच्छे से जस्टिस प्रोवाइड करे, चाहे वो हाई हो चाहे लो हो, वो एक साथ ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करे और एक ऐसा वर्ल्ड बनकर सामने आ सके जहां सारे के सारे लोग हार्मनी में शांति से एक दूसरे के साथ रह रहे हों। स्टूडेंट चलिए आइए समझते हैं रीजन एंड एम्पायर को। यहाँ पर क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो थी ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी 8th से लेके 18th सेंचुरी के बीच में। अब जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ गई थी तो इसी वजह से क्या हुआ, लोगों का एक दूसरे के साथ जो कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ थे वो एक्सचेंज होने लगे। लोगों ने एक दूसरे के कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं विजयनगर को। यहाँ पर जो एलिफेंट स्टेबल्स थे इसे लिया गया था कहाँ से, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से था? इसका इन्फ्लुएंस था बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनत के आर्किटेक्चर से। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि एलिफेंट स्टेबल्स क्या होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है यही कहलाता है एलिफेंट स्टेबल, जो कि गोलकोंडा और बीजापुर में पाए जाते थे। लेकिन इसका इन्फ्लुएंस आगे चलकर विजयनगर किंगडम के ऊपर हो चुका था। वृंदावन और मथुरा में भी जो टेम्पल्स थे वहाँ पर कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉलो हो रहा था? वहाँ पर फॉलो हो रहा था ऐसा आर्किटेक्चरल स्टाइल जो कि मुग़ल पैलेसेस में फॉलो होता था, और ये मुग़ल पैलेसेस थे फतेहपुर सीकरी में। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रेंज अंडर द रूल हेल्प इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। इस तरह के जो बड़े बड़े एम्पायर थे ये एक दूसरे पर शासन किया करते थे। कभी एक रीजन है वहाँ पर एक राजा है, वो चेंज हुआ, वहाँ पर कभी कोई और राजा आ गया। लेकिन इससे होता क्या था, आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ एक्सचेंज होती थी। मान लीजिए वहाँ पर कोई हिंदू रूलर है तो उसने वो आर्किटेक्चरल फॉर्म डेवलप करवाया, वो कंस्ट्रक्शन करवाया जो हिंदूज में होता था। उसके बाद कोई मुस्लिम रूलर आया तो उसने वहाँ पर उस तरह का कंस्ट्रक्शन करवा दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा होता था जब
दोनों कंस्ट्रक्शन स्टाइल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते थे, उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती थी और काफ़ी अच्छा आर्टिस्टिक फॉर्म निकलकर सामने आया करता था। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन एडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। अब जो मुगल रूलर होते थे ये काफ़ी यूजुअल होते थे, काफ़ी अच्छे से एडॉप्ट कर लेते थे किसे, उस आर्किटेक्चरल स्टाइल को जहाँ पर उनका रूल आया करता था। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं द लोकल रूलर हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल अ थ्रेस्ड हट। बंगाल में एक तरीके का जो रूफ है उसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक हट के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये आप इसे रॉयल हट कह सकते हैं। इसे अडॉप्ट कर लिया था। और अगर आप इसे बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो अपना चैप्टर नंबर 9 खोलिए और उसमें फिगर 11 और 12 को देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मुगल लाइक्स दिस बांग्ला डोम सो मच दैट दे यूज्ड इन देयर आर्किटेक्चर। मुगल्स को ये इतना पसंद आ चुका था, ये बांग्ला डोम इतना अच्छा लगा उन्हें कि उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में से इन्वॉल्व कर लिया था। The impact of other regions was also evident. In Akbar's capital Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural styles of Gujarat and Malwa. हमें और भी ऐसे एविडेंस मिले हैं, जैसे जो अकबर की कैपिटल है फतेहपुर सीकरी, ये आगरा के पास है। अब आप ये सोचिए कि जब अकबर ने युद्ध किया था गुजरात और मालवा में, तो वहाँ पर जो उन्हें आर्किटेक्चरल स्टाइल दिखाई दी थी, उस तरीके की आर्किटेक्चरल स्टाइल को प्रेजेंट किया गया फतेहपुर सीकरी में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, आर्किटेक्चरल एक्टिविटी एक दूसरे के साथ फ्यूज होती थी, कैसे आइडियाज़ एक्सचेंज हो जाया करते थे। Even though the authority of Mughal rulers waned in 18th century, the architectural style developed under the patronage were constantly used and adopted by the other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. वैसे तो 18th सेंचुरी में जो मुग़ल रूलर्स थे उनका शासन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन उनके द्वारा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप किए गए थे ये बाद में भी दिखाई देते रहे। जब भी कोई राजा अपना किंगडम बनाने की कोशिश करता था तो वो जिस तरीके की भी कंस्ट्रक्शन करवाता था, आर्किटेक्चरल एक्टिविटी करवाता था, वहाँ पर यहाँ यूज़ किए गए मुग़ल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दिखाई पड़ती थी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज़ मानव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।